तो दोस्तों भारत में परसों टैक्स रिफॉर्म्स किए गए। वो टैक्स रिफॉर्म्स क्या क्या हैं, भारत में किस तरीके से ब्रिटिश एरा में टैक्सेशन को लागू किया गया, उसके बाद ओवर द इयर्स इंडिपेंडेंट इंडिया में किस तरीके से टैक्सेशन जो है वो चेंज हुई, किस तरीके से आपके जो अपने ऊपर लगने वाला इनकम टैक्स था वो लागू किया गया, उसमें किस तरीके से बदलाव आए। एक समय पर हम लोग 97% से ज्यादा इनकम टैक्स दिया करते थे और किस तरीके से उसमें ओवर द इयर्स बदलाव आए, इस सभी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों परसों काफी मेजर रिफॉर्म्स किए गए हैं एज फार एज टैक्सेशन इज कंसर्न। अब ये जो रिफॉर्म्स थे, ये रिफॉर्म्स इसलिए भी काफी आवश्यक थे क्योंकि ये जो टैक्सेशन की प्रणाली थी, ये इनकम टैक्स शुरू करने वाले लोग थे ब्रिटिशर्स। एक समय ऐसा था जब हम 97% से ज्यादा टैक्स दिया करते थे अपनी इनकम के ऊपर और धीरे धीरे वो चेंजेस आए। अब ये जो रिफॉर्म्स हैं, इन रिफॉर्म्स ने बेसिकली इसको थोड़ा सा इंडियनाइज कर दिया है, इस पूरी प्रणाली को। अब इन रिफॉर्म्स को जानने और समझने के लिए हम टैक्सेशन का जो इतिहास है, जो इनकम टैक्स का इतिहास है, उस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भाई कि इनकम टैक्स अस्तित्व में कैसे आया। इनकम टैक्स को अस्तित्व में लाने वाला एक बंदा था जिसका नाम था जेम्स विल्सन, जो कि एक ब्रिटिशर था और वो स्कॉटलैंड का निवासी था। उसको भारत में 1859 में बुलाया गया। उसने भारत की भौगोलिक दृष्टि को देखा, भारत की मार्केट को समझा और उसके बाद उसने 1862 में भारत का पहला बजट पढ़ा, जिसमें एक बात मुख्य तौर पर कही गई जो, और वो ये थी कि अब से आपको अपनी आय के ऊपर पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। विल्सन की इस बात का काफी विरोध किया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस विरोध को कुचल दिया। विल्सन का जो तर्क था इनकम टैक्स इंपोज करने के पीछे, वो ये था कि भाई भारत के जो व्यापारी हैं उनको सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो ब्रिटिश सरकार कर रही है और ब्रिटिश सरकार को इस सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए एक टैक्स देना तो भैया जरूरी है। साल 1862 से कई वर्ष पहले ब्रिटिशर्स भारत में अपना आधिपत्य कर चुके थे, लेकिन फिर ये टैक्सेशन जो है वो 1862 में ही क्यों लगाई गई, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो भाई भारत ने पहला अपना स्वाधीनता संग्राम जो लड़ा था वो 1857 में लड़ा था। अब इस संग्राम को सीबीएसई की किताबें जो हैं वो विद्रोह और रिवोल्ट के नाम से भी बताती हैं। इस संग्राम को कुचलने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपने खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा लगा दिया था, जिसके बाद एक कैश क्रंच हो गया था ब्रिटिशर्स के पास। अब इस कैश क्रंच से बचने के लिए विल्सन को 1859 में बुलाया गया भारत में और उसके बाद उसने भारत की मार्केट को समझने के बाद एक नई बात का इजाद किया, जो था कि भैया टैक्स लगा दो सब पे। अब एक फन फैक्ट बताता हूं जेम्स विल्सन से जुड़ा हुआ। जेम्स विल्सन भाई साहब बड़े ही लिबरल किस्म के आदमी थे और ये इतने बड़े लिबरल थे कि ये अपनी मैगजीन में ये लिखते थे कि भारत जैसे देशों को अधीन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिशर्स को कॉलोनीज नहीं बनानी चाहिए, इन देशों को अगर इंडिपेंडेंट भी छोड़ दिया जाएगा तब भी ब्रिटिशर्स काफ़ी इनसे काम ले सकते हैं। लेकिन फिर 1862 में जेम्स विल्सन एक कानून लेकर आता है और उस कानून को लाने के बाद ये भाई साहब ये बात भी कहता है कि जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं ना, उनको सिविलाइज्ड बनाने के लिए हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है, इनको कॉलोनीज़ में रखने की ज़रूरत है, इनको कल्चर सिखाने की ज़रूरत है, इनको सिक्योरिटी प्रदान करने की ज़रूरत है, गाइडेंस और टीचिंग प्रदान करने की ज़रूरत है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लिबरल नहीं लिबरांडू थे, वैसे ही लिबरांडू जैसे आजकल हम देखते हैं। अब दोस्तों 1944 में भारत जब तक आज़ाद नहीं हुआ था तब भारत के लोग देते थे 97% से ज़्यादा का टैक्स। अब भारत आज़ाद हो जाता है और अब जानते हैं भारत के आजाद होने के बाद की कहानी टैक्सेशन से कंसर्न। तो भाई इस कहानी को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला भाग वो जो 1947 से 1991 का था, दूसरा भाग 1991 से 2014 तक चलता है और तीसरा भाग 2014 से अभी तक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1944 से 1947 तक भी भारत के जो लोग थे वो 97% से ज्यादा तक का टैक्स देते थे। अब भारत को आज़ादी मिली, 1947 आया, लेकिन टैक्सेशन में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। भारत का एक वर्ग अभी भी 97% से ज़्यादा का ही टैक्स देता रहा था। भारत ने 11 स्लैब्स बनाए और उन 11 स्लैब्स में जो अंतिम स्लैब के लोग थे वो 97.75% का टैक्स दिया करते थे। फिर आया 1974-1975 का वित्तीय वर्ष और इस साल में
मेजर रिफॉर्म्स किए गए। अब अंतिम स्लैब का जो व्यक्ति था वो देता था 77% का इनकम टैक्स, और बदले में सरकार कहती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, एटलीस्ट वादा तो करती ही थी। फिर 1985-1986 का वित्तीय वर्ष आता है और भारत में अंतिम स्लैब का जो इनकम टैक्स स्लैब होता है वो 50% का कर दिया जाता है। फिर साल 1991-92 का वित्तीय वर्ष आता है और काफ़ी मेजर रिफॉर्म्स किए जाते हैं इस साल में, और अब इनकम टैक्स के केवल 3 स्लैब्स रह जाते हैं। पहले स्लैब को 20% का इनकम टैक्स देना होता है और आखिरी स्लैब को 40% का इनकम टैक्स देना होता है। फिर साल 2018 में और मेजर रिफॉर्म्स किए जाते हैं और इसमें पहले स्लैब को 5% का कर दिया जाता है और आखिरी स्लैब को कर दिया जाता है फिक्स 30% के ऊपर। कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में भारत बेहद लचर था और कंपनीज को 1991 के बाद 50% का टैक्स देना पड़ता था, जिसको बाद में घटाकर कर दिया गया 35% का। जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने आईटी डिपार्टमेंट को शुरू किया था, तो आईटी डिपार्टमेंट की अक्सर सोच यही रहती थी कि स्क्रूटनी करनी है और कैसे भी अपने टारगेट्स को पूरा करना है, और वो जिसकी स्क्रूटनी हो रही होती थी उसको केवल इसी नज़र से देखा जाता था कि इसने कोई ना कोई घोटाला जरूर किया है। अब इसी को चेंज करने की बारी थी और 2020 में इस रिफॉर्म को किया गया है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं उन रिफॉर्म्स की जो परसों किए गए हैं। तो भाई इस रिफॉर्म को बेसिक प्रचार किया गया ऑनरिंग द ऑनेस्ट के नाम से। जो भी ऑनेस्ट होगा उसको ऑनर किया जाएगा। अब इस रिफॉर्म का जो सबसे सेलिएंट पॉइंट है वो ये है कि प्री फिल्ड फॉर्म्स होंगे। आप अपना इनकम टैक्स भरने जाएंगे तो आपका जो इनकम टैक्स का फॉर्म होगा वो ऑनलाइन होगा और उसमें प्री फिल्ड पहले से ही भरी हुई काफ़ी सारी डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। ये जो डिटेल्स होंगी आपकी सर्टेन इनकम्स की होंगी, और ऐसा करने से कई बार जो गलतियां हो जाती थी, ग्लिचेस हो जाते थे, वो अब मिनिमाइज हो सकेंगे। इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाएगा, इसीलिए आपके पैन कार्ड, आपके आधार को आपके अकाउंट से जोड़ा जाता है, और बहुत सारी जो खरीद आप करते हैं उनके लिए भी इन चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत हो जाती है। इसका दूसरा सेलिएंट पॉइंट ये है कि टैक्स पेयर चार्टर बनाया जाएगा। टैक्स पेयर चार्टर की शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी भारत के टैक्स पेयर को। अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो कोई एक्शन नहीं ले सकता है उस व्यक्ति के ऊपर जिसका असेसमेंट किया जा रहा है। नहीं तो अक्सर हमने देखा है कि एक्शन लिया जाता है ऑन द स्पॉट और उसके अंतर्गत काफ़ी सारे दुष्काम भी किए जाते हैं। अब जो एक्शन लेने का अधिकार है वो इन्वेस्टिगेशन विंग के पास है, और वो भी तब जब उसको कमिश्नर लेवल से परमिशन मिल जाती है। सभी के सभी जो असेसमेंट्स हैं वो फेसलेस तरीके से किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि गुड़गांव की ही टीम का व्यक्ति आपके पास आएगा आपकी असेसमेंट के लिए। आपकी असेसमेंट कोई भी किसी को भी दी जा सकती है पूरे देश में। कोई अंडमान के व्यक्ति को आपकी असेसमेंट करने के लिए भेजा जा सकता है, और ये जो चुनने का काम है ये कंप्यूटर करेगा। इस काम को टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जाएगा, जो कि एक काफ़ी सराहनीय कदम है। स्टार्टअप्स को ध्यान में रखते हुए एक डेडिकेटेड स्टार्टअप सेल बनाया गया है। अब स्टार्टअप्स का जो असेसमेंट है वो हैसल फ्री तरीके से हो सकेगा। एंजल टैक्स से भी मुक्ति दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर सरकार अभी तक क्या करती थी कि जैसे ही कोई स्क्रूटनी 10 लाख से ऊपर की होती थी वो भाई भाग कर चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। उसके बाद एक अंबार लग जाता था केसेस का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर। अब इस रकम को बढ़ाकर कर दिया गया है 1 करोड़ और 2 करोड़ का। 1 करोड़ तब जब आपको हाई कोर्ट जाना है, 2 करोड़ तब जब आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है। बीते 1 वर्ष से इस स्कीम को लागू किया गया है और इसके अंतर्गत अभी तक 3 लाख केसेस को निपटा दिया गया है कोर्ट्स के बाहर ही, यानी कि कोर्ट से एक बहुत बड़ा बर्डन खत्म। अगर आपको कोई इनकम टैक्स रिलेटेड इशू आता है तो आपको अब इनकम टैक्स ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब भाई साहब आप घर बैठे ऑनलाइन अपने इश्यूज का निपटारा कर सकते हैं। वहीं अगर आपको कोई अपील करनी है तो वो भी आप फेसलेस तरीके से ऑनलाइन घर बैठे बैठे कर सकते हैं, और इसमें अगर आप चाहें तो आप अपनी आइडेंटिटी को भी छुपा सकते हो। किसी को पता नहीं चलेगा कि यह अपील आपने की है, और उसी के आधार पर पूरा असेसमेंट जो है वो कर लिया जाएगा। इससे फायदा ये कि अब आईटी ऑफिसर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता। अब देखना यह है कि इससे धरातल पर किस प्रकार के बदलाव आते हैं। देखना यह है
कि इससे क्या सही में कुछ चेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और चेंज होगा तो कब तक होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। उम्मीद ये है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। कमेंट करना बेहद आवश्यक है, इससे हमारे शो की मदद होती है। साथ ही साथ आप हमें पेट्रियन और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट बेहद वांछनीय है, ये हमारे शो को, ये हमारे चैनल को चलने में काफ़ी मदद करता है। दोनों ही की जो लिंक्स हैं वो पिंड कमेंट में हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगहों पर ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।